हेलो दोस्तों। आई एम राम। और जैसा कि हम लोगों ने चालू किया था कंटिन्यू क्लासेस, और एक के बाद एक हमारी अभी तक अबाउट में 25 क्लासेस हो चुकी हैं। बट 3 दिन से क्लासेस नहीं आई। मुझे मैसेजेस भी मिले, अफसोस भी होता है इस बात को लेकर के, काफ़ी अफसोस होता है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू रहते हैं, अभी भी वो सॉल्व नहीं हुए पूरी तरह से। बट तब भी आप सोचेंगे मैं एक क्लास को, आपकी एक क्लास को 3 3 बार कभी लेनी पड़ जाती है, और तब जा कर के आपकी एक क्लास रेडी होती है। कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, वॉइस चली जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर अप्रिसिएट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ावा देंगे कि और बच्चों को फ़ायदा हो, तो शेयर कर देना। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी बातें डिस्कस कर देता हूँ, जो पुरानी बातें हुई हैं लास्ट के 23 24 क्लासेस में, क्या क्या हुआ है उन क्लासेस के अंदर। तो पहली बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर चलाया था। और उसमें ऑल एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट, इवन आप सिविल सर्विसेज के लिए भी वहाँ से कंप्रहेंशन को यूज कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था। और उसमें जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर हो गया है। जनवरी मंथ का कंप्लीट हो चुका है। फरवरी की आज से क्लासेस आएंगी इवनिंग में। मे भी हो सकता है कि आपको करंट अफेयर क्लास फिर मिल जाए। और उसी सिनेरियो में इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, आपका लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास भी चल रहा है। और ग्रामीण विकास स्पेशल क्लास है, ये ध्यान देना। डिमांडेबल क्लास थी, इस वजह से ग्रामीण विकास लगाई गई। और साथ में जो सबसे मेन सब्जेक्ट चालू किया गया था वो था पॉलिटी, यानी एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है पॉलिटी स्टार्ट की गई थी। और उसमें हमने हिस्ट्री बैकग्राउंड और इवन 3 चैप्टर और कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि जो संविधान की विशेषताएं थी वो हो गया है। और पॉलिटी 2 टाइप से आ रही है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। एक जो क्लास है हमारी, एक आ रही है कंप्रहेंसिव क्लास, यानी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्लियर है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, जैसे मान लो राइट की अभी हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास ली थी, ऐसे हम हर एक का एक एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास लेंगे। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास ली थी। क्लियर है। तो इसी तरह से संविधान की प्रस्तावना की भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हुई है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आप क्या करेंगे प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम में, आप जा करके फैक्ट तो रट के जा सकते हो, लेकिन जब आपको कहीं रिटन एग्जाम देना होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि जब तक आपके पास एक ब्रॉड नॉलेज, एक ब्रॉड थॉट या ब्रॉड थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक को समझना है तो कॉन्सेप्ट क्लास जरूर करिएगा। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्लासेस स्किप ना करें। जनवरी मंथ का करंट अफेयर हो चुका है। क्लियर है। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रस्तावना कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से। क्लियर है। तो मैं टॉपिक चालू करूँ उससे पहले एक एक शेयर मार दो सभी लोग, एक एक शेयर कर दो यार, बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में बैठ कर के बाहर की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी कोचिंग से कंपेयर कर सकते हो, कंटेंट में कमी नहीं है। इंडिया की किसी भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन आप कंपेयर कर लेना कि क्या कंटेंट में, क्या क्वालिटी में कमी है क्लासेस में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है। तो शेयर कर दो सभी लोग, एक एक शेयर बहुत ज़रूरी है। आप सभी का एक शेयर कई लोगों की ज़िंदगियाँ बना सकता है। तो देखना, अब बात आती है लोकतांत्रिक, क्योंकि हम लोग वर्ड डिस्कस कर रहे थे। जो शब्द थे प्रस्तावना में, उन शब्दों को हमने संप्रभुता देखा था, समाजवादी देखा था, धर्मनिरपेक्ष देखा था। अब बात आती है लोकतंत्र की, कि लोकतांत्रिक
कंट्री कैसे बोलेंगे और लोकतंत्र होता क्या है, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है। आप इतना कह दें कि जिस भी कंट्री के अंदर 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल में है एक स्टेट में है, और अगर त्रिस्तरीय देख लिया जाए तो लोकल में भी हो गई आपकी पंचायतें वगैरह, महापंचायतें वगैरह, और आप इसके बेसिस पे कह दो कंट्री लोकतांत्रिक है, दैट्स रॉन्ग। क्लियर है? क्योंकि एक लोकतंत्र की अपनी अवधारणा है, एक लोकतंत्र की अपनी समझ होती है। एक लोकतंत्र के अंदर किसी एक पर्सन का राज नहीं चलना है, वहां पर जितने लोग रह रहे हैं उनके राइट हैं। उस संविधान में, जिस संविधान से वो लोकतंत्र चल रहा है, उस संविधान में उस देश में रहने वाले नागरिकों के राइट होते हैं। क्लियर है? तो लोकतंत्र की पहली मूल अवधारणा क्या है? नागरिक है और नागरिकों के राइट। तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। क्या परिकल्पना की गई है कि एक संविधान है जिसपे एक राज्य व्यवस्था है, और वो राज्य व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है, यानी जनता का राज है, पब्लिक का राज है। क्लियर है क्या ये बात? यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये ध्यान देना, मैंने संप्रभुता का मीनिंग क्लियर किया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी, और एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक चल रही है इसमें भी। दोनों में मैंने संप्रभुता को बताया था कि संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी कंट्री आप पर अपना रूल एंड रेगुलेशन नहीं थोप सकती। आप अपने रूल एंड रेगुलेशन के, अपने राइट के, अपने संविधान के कानूनों के लिए ही प्रतिबद्ध हैं। आज पाकिस्तान बोले मेरे रूल रेगुलेशन चलेंगे, कोई बोले शरीयत चलेगा, कोई बोले देश श्रीमद् भागवत से चलेगा, या किसी भी ग्रंथ से। मैं यहाँ किसी ग्रंथ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो कोई अपने कानून, अपने रूल एंड रेगुलेशन क्या नहीं कर सकता? थोप नहीं सकता किसी पर। तो ये होता है संप्रभुता का मीनिंग। और जो लोकतांत्रिक परिकल्पना है वो किस पर डिपेंड है? संप्रभुता के सिद्धांत पर। किससे है? संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखिए लोकतंत्र होता कितने प्रकार का है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में ही आप अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मेन पॉइंट कॉपी पे लेके बैठ के स्टार मार्क करिए। इस तरह से स्टार मार्क कैसे करते हैं? ऐसे, एज अ की पॉइंट, और बस फटाफट लिखते चलिए। क्लियर है बात? क्लियर है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। तो वहां कैसा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? जो पब्लिक है, जो वहां की जनता है, जो संविधान के केंद्र में बैठी है। अगर कहीं पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वहां की जनता वहां के संविधान के केंद्र में होगी। यानी कि अब का जो संविधान के केंद्र में क्या पब्लिक बैठ गई क्या जाके? ऐसा नहीं, उनके राइट। क्या? उनके राइट। क्लियर हो गई बात? तो लोकतंत्र के, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 वेपन है, 4 औजार हैं, उनका नाम है परिप्रेक्षा। पहला रिफरेंडम। क्या है? रिफरेंडम। दूसरा है पहल, इनिशिएटिव होना चाहिए। तीसरा है प्रत्यावर्तन होना चाहिए, या प्रत्याशी को वापस बुलाने की क्षमता होनी चाहिए, वहां पर लोगों में रिकॉल की पावर होनी चाहिए। जनमत संग्रह होना चाहिए, प्लेबिसाइट्स। क्या होना चाहिए? प्लेबिसाइट। क्लियर है क्या? तो इस बात को ध्यान दें
कि अगर जनता चाहे तो सरकार के खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट रेफरेंडम जारी कर दे। अगर जनता चाहे कि हमारी ये डिमांडें हैं और सरकार को उन डिमांड्स को मानना पड़ेगा। क्लियर है? परिप्रेक्ष्य का मीनिंग क्लियर है? यानी रेफरेंडम। पब्लिक चाहे क्या करे, एक डॉक्यूमेंट लाए और उसमें अपने लिखे कि हमारे पास राइट है, हमने अपने राइट आपको दिए हैं और हमारे राइट के लिए ये बातें जरूरी हैं। तो जो उनकी ये बातें हैं, उन बातों को सरकार क्या करेगी, मानेगी। क्लियर है? मानना पड़ेगा। दूसरा, पहल होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको डेवलपमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे कंट्री से ब्रेन ड्रेन ना हो। क्या ना हो? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम आज से नहीं है देश के अंदर। किसी भी कंट्री का ब्रेन ड्रेन, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि यहाँ का जो क्रीम माइंड स्टूडेंट है या क्रीम माइंड पब्लिक है या जो क्रीम ब्रेन है वो देश के बाहर चला जाता है। जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, कोई इसरो साइंटिस्ट हैं, क्या हुआ, उन्हें वहां पे अप्रिसिएशन नहीं मिला। बात समझ आ रही है? सरकार की तरफ से कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां एजेंसीज की तरफ से रह गई। अब वो क्या करते हैं, पढ़ लिख करके सीधे बाहर भाग जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। वहां उनको सब सुविधाएं दी जाती हैं और वो लोग वहां रहते हैं। तो इंडिया की या किसी भी कंट्री का जब ब्रेन ड्रेन होता है तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी एक तरह से, या किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी एक तरह से क्या हो रही है, जा रही है, संपन्नता जा रही है। क्योंकि जिसके पास क्रीम ब्रेन है उसके पास संपन्नता है। और आप संपन्नता को, प्रसन्नता को ग्रोथ से जोड़ करके देख सकते हैं। क्लियर है? हैप्पीनेस इंडेक्स तक आता है। आगे बातें करेंगे, एक बार में हम किसी क्लास में पूरे इंडेक्स एक साथ करा देंगे और आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे जैसे कोई भी इंडेक्स आए उसमें इंडिया की पोजीशन है या किसी अपने पड़ोसी कंट्री की पोजीशन है उसे मेंशन करते जाइएगा, कभी दोबारा इंडेक्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? ये क्लियर है? तो आपको क्या करना है, इनिशिएटिव होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। दूसरा होता है प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल की पावर। किस चीज की पावर? रिकॉल की पावर। आपने सरकार चुनी, आपने वोट दिए, लेकिन मान लीजिए किसी तरह से वो गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप करने लग गई या आपके जो राइट्स हैं उन्हें हार्म करने लग गई। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि आप उस प्रत्याशी को वापस बुला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, आप अपने एरिया से एमएलए खड़े हुए, चुने गए और आपकी ही सरकार बन गई। ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपने अपना घर भरना चालू कर दिया। एग्जाम्पल दिल पे मत लेना, ठीक है, और ये ट्रुथ है। आपने क्या किया, घर भरना चालू कर दिया, यानी जो एमपी लैड से फंड आ रहा था वो पब्लिक को नहीं मिला, जो विधायक निधि में फंड आ रहा था वो पब्लिक को नहीं मिला, जो मेडिकल फैसिलिटी के डेवलपमेंट के लिए फंड आ रहा था वो पब्लिक को नहीं मिला। यानी केवल आपने अपने एरिया में ये सब किया, तो आपके एरिया की जनता क्या करेगी? अगर वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आपके एरिया की जनता आपको एमएलए पद से हटा सकती है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो क्या ये बात क्लियर है? वापस बुला सकती है, बोलेगी कि हम अपने एरिया से ऐसे नहीं अब दूसरे पर्सन को भेजेंगे। क्लियर है? दूसरे पर्सन को क्या करेंगे, भेजना चाहते हैं, ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है। आई होप बात क्लियर होगी। और जो चौथी बात है वो होती है जनमत संग्रह की, प्लेबिसाइट। किसकी? जनमत संग्रह की। कोई लॉ आता है, कोई कानून आता है, पास होना है, जनता खिलाफ है तो जनता जनमत संग्रह कर सकती है। जनता क्या कर सकती है?
जनमत संग्रह कर सकती है। क्लियर है क्या? आई होप बात क्लियर होगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये 4 वेपन हैं, 4 वेपन्स हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपनाए जाते हैं। ठीक है। अगर दूसरी ओर देखोगे तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बातें होती हैं। क्लियर है? तो क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, कौन? जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति, वो व्यक्ति सर्वोच्च शक्तियों का इस्तेमाल करता है। बात समझ आई? यानी आपके राइट को वो पर्सन यूज करेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या करेगा? आपके राइट्स को, आपकी जो शक्तियां वहां पर रखी हुई हैं, उनकी जो सर्वोच्च पावर है उसे क्या करेगा? उनका इस्तेमाल करेगा और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। पहली बात, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुना गया है वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है और गवर्नमेंट चलाता है, और गवर्नमेंट चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है? तो इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। कैसा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। बात समझ में आ रही है? और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय और दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन। क्लियर है क्या? संसदीय फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया, और राष्ट्रपति के अधीन अमेरिका। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होता है, इंडिया में नामिक कार्यपालिका अलग है, कार्यकारी कार्यपालिका अलग है। बात समझ में आ रही है? कि किसी भी कंट्री के साथ जो भी डील होनी है, जो भी होना है, वो सब कौन करता है? देखते तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर, कंट्री के नाम पर, कि भारत ने ऐसी डील की। बात समझ में आ रही है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 टाइप का होता है, एक होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है राष्ट्रपति के अधीन। मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, चैलेंज करता हूं, इतनी अच्छे से कोई बुक करा दे तो बता देना, याद रख लेना। इतने अच्छे से अगर कोई बुक करा दे तुम्हारी कि हर एक लाइन की, हर एक वर्डिंग की डेप्थ को समझा दे, तो मैं बता रहा हूं मत पढ़ना फिर मेरे से यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, मत पढ़ना, अगर लगे कि डेप्थ नहीं है मत पढ़ना। क्योंकि हर एक एग्जाम का एक अपना लेवल है, और एम लक्ष्मीकांत सर की बुक किस एग्जाम के लिए सब जानते हैं। तो मुझे उस लेवल तक जाना ही पड़ता है, मैं न चाहते हुए भी चीजों को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। तो भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। कैसी? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। प्रीलिम्स का 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान देना कि जो कार्यपालिका है, जो भी सभी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी? विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। ध्यान देना। क्लियर है क्या? यानी जिस तरह से आप पढ़ते हो, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संसद के प्रति। तो कहते मतलब क्या हुआ? चुनते तो हम मेंबर हैं, हमने चुन लिए 545,
245, 545 में ही कानून बना रहे हैं और 550 वाले ही लागू कर रहे हैं, है ना। तो मैं बताऊंगा, जब मैं संसदीय प्रणाली पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि लोकसभा में लेजिस्लेचर कितना पार्ट होता है आपके द्वारा चुने गए मेंबरों का, और एग्जीक्यूटिव कितना पार्ट होता है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? आई होप क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बात समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होती, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़े। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। तो यानी जो भारत का लोकतंत्र बताया गया है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का लोकतंत्र बताया गया है, उनमें क्या क्या बातें शामिल हैं? पहली बात शामिल है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो इंसान, जो पर्सन 18 ईयर का हो चुका है वही जाकर के वोट दे सकता है, सारे लोग वोट नहीं दे सकते। क्लियर है क्या? सामयिक चुनाव होगा, यानी आपका जो मेंबर चुन के जा रहा है 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करेगा। क्लियर है? तो सामयिक चुनाव होता है कि 5 साल बाद ही चुनाव होने हैं। कानून की सर्वोच्चता रहती है कि जो संविधान के अंदर कानून है, जो लॉ है, वही सारे देश के अंदर लागू होंगे। और दूसरी बात कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट ब्रेक होते हैं तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? वो सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो कानून की सर्वोच्चता आप 2 जगह से देखने को पाएंगे। ठीक है। तीसरी बात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50वां पढ़ना क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की बाउंड्री बनाता है कि न तो कार्यपालिका न्यायपालिका के एरिया में इंटरफेयर करेगी और न न्यायपालिका कार्यपालिका के एरिया में इंटरफेयर करेगी। क्या बात क्लियर है? तो यानी कि इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। और जो लास्ट है हमारा लक्षण भारतीय संविधान का, वो है भेदभाव का भाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किस बात का यार? पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड ही रॉन्ग है, मतलब होने नहीं चाहिए ये वर्ड। क्यों? क्या अगर मान लो यार कोई छोटी जाति का है, क्या उसे अवसर की समता का अधिकार नहीं है क्या? किस बात पे भेदभाव करोगे आप उससे? हाँ, लेकिन आज के टाइम पे कुछ बातों को उपेक्षित किया जा सकता है, कुछ बातों को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। जैसे कि मान लो जब भेदभाव हो रहा था तो किसी भी तबके को, जो लोअर थे, SC ST OBC से, है ना, उन्हें आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? उस टाइम पे रिजर्वेशन दे दिया था। क्लियर है? लेकिन आज तो इक्वालिटी आ रही है ना, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि रिजर्वेशन को, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से खत्म करे, मैं ये नहीं कह रहा, रिजर्वेशन की जरूरत है, आज भी लोगों को जरूरत है, लेकिन अगर आप समानता का अधिकार स्थापित करना चाहते हो, अगर आप आर्टिकल 44 लाना चाहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बोलते हैं, तो सबसे पहले तो आप हर एक चीज में बराबर होना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? आप अपने राइट के लिए जब बातें करते हो कि हमारे राइट, हमें ये हुआ वो हुआ, तो आप कहीं पर तभी समानता स्थापित कर सकते हो जब आप पूरे सिनेरियो को समान कर दो। तो भेदभाव का भाव नहीं होना चाहिए, सॉरी, होना चाहिए। क्लियर है? भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो अवसर के उसमें हो, चाहे वो स्वतंत्रता के उसमें हो,
चाहे वो किसी भी मूल अधिकार के केस में क्यों ना हो। क्लियर है क्या? एजुकेशन का सबको राइट होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज को सबको राइट होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, जिस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए स्विट्जरलैंड के संविधान में किया गया है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है। जैसे मैं बोलता हूं कि जो लोकतांत्रिक वर्ड है वो बहुत छोटा वर्ड नहीं है। क्लियर है? इसका एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है और एक छोटी सी मीनिंग से काम नहीं चलेगा कि अगर आप लोकतंत्र को इतना याद करते हो कि भैया मीनिंग इतनी है लोकतंत्र की कि जनता का राज होना चाहिए, जनता का ये है, तो आपको लोकतंत्र का मीनिंग इसका मतलब समझ में ही नहीं आया। ये आप इतना केवल समझ लेते हो कि जहां पर 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट हो वो लोकतंत्र है, तब भी आप इसका मतलब है कि लोकतंत्र का मीनिंग समझ ही नहीं पाए। क्लियर है? जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। बातों को समझें। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बातें होंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए, अगर आपको अब यहाँ से कुछ बातें याद हों तो भी ठीक है, न याद हों तो भी ठीक है। ठीक है? इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये ध्यान देना कि अगर एक स्थायी लोकतंत्र बनाना है, क्या करना है? स्थायी लोकतंत्र बनाना है तो आपको करना क्या होगा? सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। आप केवल राजनीतिक लोकतंत्र के बल पर किसी भी लोकतंत्र को स्थायी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लक्ष्मीकांत सर कहते हैं इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंसी, समानता, इक्वालिटी तथा भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड को मान्यता देती हो। क्लियर है? क्या क्या? स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व। आई होप बात क्लियर होगी। तो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। तो आप इन तीन चीजों को हटा नहीं सकते। क्लियर है? इंडिपेंडेंसी को नहीं हटा सकते आप, इक्वालिटी को नहीं हटा सकते आप, ब्रदरहुड को नहीं हटा सकते, फर्टिनिटी नहीं गायब कर सकते। तो ये तीन चीजें होना जरूरी ही जरूरी हैं। ये आपको केवल बात समझनी है, रटनी नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ें। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। तो ये बात आपको कभी मेंस में लिखनी हो, मेंस में, तो यार उठाना और टी पाना। क्लियर है?
क्या करना, उठाना और पी पाना। मैं बता रहा हूं बेहतरीन नंबर गेन करने की पावर है ये। क्लियर है। तो इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी सर्वोच्च न्यायालय ने? कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पर्पज यही है कि हम लोग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को बनाए रखें और उसे लेकर के आगे आए। क्या क्लियर हो गई ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, अब बात आती है गणतंत्र की। किसकी? गणतंत्र। तो जो संविधान के प्रस्तावना की पांचवी विशेषता है वो क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिक। क्या? रिपब्लिक। क्लियर है। अब देखिएगा, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। क्लियर है। तो जैसे पहले होती थी मोनार्किकल गवर्नमेंट, और अब हम क्या चाहते हैं, अब मोस्टली कंट्री चाहते हैं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट ही हो, गणतंत्र ही हो। कुछ कंट्रियों को छोड़कर जिनकी सोच कट्टरवादिता से भरी हुई है, जिनकी सोच रेडिकल है, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कंट्री में गणतंत्र आए। क्लियर है। क्योंकि वो लोग लोगों को अवेयर ही नहीं करते कि गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है। बस वो यही चाहते हैं कि रिएक्शनरी पावर हो और राजा का बेटा राजा बनता रहे, तानाशाही चलती रहे। क्लियर है। लेकिन गणतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता का शासन होता है पूरी तरह से। यहां किसी भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आपके अंदर क्षमता है, आप किसी मजदूर के बेटे हो, आप किसी किसान के बेटे हो, आपके अंदर क्षमता है कि आप कह रहे हो कि यू आर द फ्यूचर आईएएस ऑफ द कंट्री। तो आप हो, आपके पास राइट है। आप अगर सिविल सर्विसेज पास करने की क्षमता रखते हो तो आप हो, आपको कोई रोक नहीं सकता आपको मुकाम तक पहुंचने में। क्लियर है। लेकिन राजशाही में ऐसा नहीं होता। अब राजा का बेटा है, राजकुमार है ना, तो क्या होना है, सिंपल सी बात है, चाहे बिल्कुल यहां से खाली हो, न ये हो न ये हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो राजा बनेगा। बात समझ में आई? हाँ, मतलब गधा भी राज सिंहासन में बैठेगा अगर राजशाही है तो। बात समझ में आ रही है? हाँ, गधा भी कहाँ बैठेगा? राज सिंहासन में। और आप इस चीज को इतिहास से समझ सकते हैं। कैसे? हम बताते हैं कैसे। आप कई राज्यों का या कई जो राज्य शासन आए, उनके पतन के रीजन पढ़िएगा। किसके पतन का रीजन? चाहे वो मुगल एम्पायर हो, चाहे वो कोई भी डायनेस्टी हो, पतन का रीजन पढ़ना। आपको एक रीजन सबसे बड़ा ये मिलेगा कि उन्हें उत्तराधिकारी नहीं ठीक ठाक मिल पाया। बात समझ में आई? और एक बार आप क्या करना, मराठाओं का इतिहास पढ़ लेना। यहां मुगलों का, यहां मराठाओं का। पता चलेगा कि शिवाजी बिल्कुल एकदम जमीन से उठे और पूरे हिंदुस्तान को भगुओं में बदल दिया। बात समझ में आ रही है?
नहीं आई। आ गई ना कि अगर राजशाही के पतन का रीजन देखोगे तो आप एक ये चीज देखोगे कि क्या उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, और पता चला कि कोई एक राज्य में ऐसा भी है जो युद्ध में निपुण है, जो राजनीतिक सिनेरियो में निपुण है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिल पा रहा। किस वजह से? क्योंकि राजशाही है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, जिसके पास क्षमता है वही राजा है। यार कंफ्यूज मत होना, मैं बड़ा इंटरलिंक करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। क्लियर है? तो गणतंत्र में क्या होगा, सीधे एक लाइन में याद रखना, जिसके अंदर क्षमता है वही राजा है। और राजशाही में जो राजा का बेटा है वो चाहे गधा हो तब भी वो राजा है। क्लियर है क्या? तो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में। क्लियर है? कहा? ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। अमेरिका को प्योर फेडरल बोला जाता है, लेकिन अगर रियलिटी से आप वाकिफ होंगे वहां के, तो आप उसे फेडरल कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में बोल के आना यार, ठीक है? आप उनको रिस्क नहीं लेना। बात समझाई? हाँ, आप लोग रिस्क नहीं लेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये बात ध्यान देना, ठीक है? इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इंडियन गणतंत्र में देखेंगे प्रस्तावना में, तो क्या बात मेंशन है? ये बात मेंशन है कि गणतंत्र का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भारत का प्रमुख होगा, जो चीफ ऑफ इंडिया होगा, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है? और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए 5 साल के लिए लाया जाता है, या 5 साल के लिए वो आता है। क्लियर है क्या ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है? तो गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। यानी यहाँ पर राजा सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पर जनता सर्वोच्च होगी। और दूसरी ये बात होती है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, यानी वहां पर मोनार्किकल पावर का कोई भी लेन देन नहीं होता, ना कोई जिक्र होता है। क्या ये बात क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। तो विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग हैं वहां पर अनुपस्थित होगा। और पहली बात क्या होगी, कोई भी व्यक्ति, राजा के हाथ में कोई भी पावर नहीं होगी कि आप पूरी राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में दे दे। वहां लोगों का राज होगा, वहां लोगों के हाथ में वो संप्रभुता होगी। क्लियर है? इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। और आज हम 2 ही जो इंडियन प्रियम्बल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के विशेषताएं हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सिस्टम क्लियर हुआ है। तो आगे कंटिन्यू क्लासेस लाएंगे और आएंगी। क्लियर है? तो फिर किसी क्लास को लेंदी करेंगे या बड़ी हो जाएगी कोई क्लास, तो उसमें कवर करेंगे। मैं यही कहूँगा, शेयर कर दीजिए और लाइक करना, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।